गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया हैं, खुश हैं? हाँ जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रवि। गुड आफ्टरनून। बाकी लोग को, कुछ लोग को और आ जाने देते हैं, कुछ लोग को और आ जाने देते हैं, फिर 2 मिनट से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। बाकी लोग भी आ जाइए जल्दी से। आ जाइए बाकी लोग भी। ओके, आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैं भी बढ़िया हूँ रवि, मैं भी बढ़िया हूँ। मैं भी बढ़िया, चंगा, खुश। ओके, चलिए। सो प्रद्युम्न। ओके, चलिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसी जगह से, कल जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमारा, आप लोग को याद होगा। कल हम लोग ने 21 क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने बताया भी था 21 शगुन का नंबर था, है ना। तो हमने 21 तक कल क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेशन राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस का मैं आप लोग को डेटा बताऊंगा कि वो डेटा आया कहाँ से, कैसे आया है। और कुछ जो डेटा है वो आप लोग को ऑलमोस्ट, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग को डेटा पता भी होगा। आई थिंक वो पता भी होगा। ओके, चलिए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पर, और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन क्यूरिंग वाटर इज। क्यूरिंग के अंदर जो वाटर जाएगा उसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, दो तरह की चीजें होती है ना। कौन कौन सी? एक सस्पेंडेड मैटर होता है और एक ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। सस्पेंडेड मैटर क्या होता है? जो आपके पास पर दिखेगा आपको, है ना। ओके, और जो आपके पास पर ऑर्गेनिक मैटर होगा जिसमें से आपके पास पर वेजिटेबल्स वगैरह हो सकता है ना। आपके पास पर मतलब वेजिटेबल्स आ गया, प्लांट के पार्ट आ गए, कुछ ऐसी चीजें आ गई जो आपके पास पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। खासकर यही देखने को मिलता है पानी के अंदर पर, है ना। तो यदि आपके पास पर हो जाता है, राम राम महेंद्र। ओके, तो 20 सेकंड का जो आंसर होगा दैट विल बी, क्या होना चाहिए उसका आंसर? क्या होना चाहिए उसका आंसर? 200 मिलीग्राम पर लीटर। 200 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। होना चाहिए भाई, 200 मिलीग्राम पर लीटर। देखते हैं हम कुछ डेटा के बारे में देखते हैं। हाँ जी, इस टेबल को यदि आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देख पा रहे होंगे, अभी देख पा रहे हैं सभी लोग क्लियरली? गुड आफ्टरनून नवीन कुमार। नवीन कुमार, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सभी लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये टेबल किस चीज के बारे में है? टेबल है आपके पास पर, टेबल है आपके पास है परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स, है ना। परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर आपके पास पर लिखा हुआ है परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड में पहला लिखा हुआ है आपके पास पर ऑर्गेनिक। आईएस कोड के का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो आईएस कोड है आपके पास पर, आईएस नहीं दिख रहा होगा तो आईएस 3025। तो आप में से कुछ लोग क्या कर रहे होंगे अभी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट में अभी जो बैठे हैं ना, बस सर मयंक कोठारी, गुड आफ्टरनून। सो आप जब क्लास में बैठते हैं तो आप लोग कई बार ऐसा करते हैं कि आप लोग सामने सर पढ़ा रहे हैं, अपन बस सर आप क्वेश्चन पूछते जाओ, हम आंसर करते जाएंगे। इससे प्रैक्टिस नहीं होने वाली। प्रैक्टिस क्वेश्चन से कुछ आप सीखने भी वाले हो। कुछ क्वेश्चंस का आप लोग के पास आंसर नहीं था, लेकिन आज आपने वो सीखा है उसका आंसर, वो है डेटा। तो डेटा आप लोग जैसे मैं बताते आ रहा हूं, तो इसको ना आप आपके प्रॉपरली आप लिखे डे 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक हुआ। तो 21 में आपने किस किस क्वेश्चन का क्या क्या डेटा याद रखा,
वो याद रख लेना। नेक्स्ट आप जैसे आज का हुआ तो डे 2 लिखो, नेक्स्ट पेपर के अंदर डे 2 लिखो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 से आज जहां तक जाएंगे वहां तक का आपने क्या डेटा याद रखा। तो डेटा मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये डेटा आप जब आप पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें और नेक्स्ट टाइम जब आप इसी नहीं किसी और क्वेश्चन को करें तो आप देखें कि आपने जो डेटा पढ़ा था उससे हेल्प मिली या नहीं मिली। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी डेटा काम में आने वाला है। जैसे एक कोड है, कोड आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर को पता करने के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है। और आप लोग को पता है कि जो एसएससी जेई या स्टेट लेवल के जो जेई है उनको बहुत ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है आप लोग के सिलेक्शन से। उनको मतलब है कि हमारा क्वेश्चन में कोड वर्ड पूछ लेना तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए परमिसिबल लिमिट दे रखी है आपको, मैक्सिमम 200 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है। अब इस बार ऑर्गेनिक पूछ लिया, कभी इनऑर्गेनिक भी पूछ लेगा तो आप लोग को इनऑर्गेनिक वाला भी याद रखना है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर वाला, है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। और उसके लिए कोड जो आपके पास पर दोनों के लिए कोड सेम ही है, बस पार्ट, अब पार्ट भी यदि बात करो तो पार्ट भी सेम है, पार्ट 18 के अंदर ही दिया होगा। क्लियर है सभी को? गुड आफ्टरनून मयंक कोठारी, गुड आफ्टरनून। चलिए, शायद मैंने आपको कर दिया फिश कोई बात नहीं। चलिए तो ये आई थिंक आप लोग को पार्ट समझ में आ गया होगा, ये पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमिसिबल लिमिट ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन क्यूरिंग वाटर। क्यूरिंग वाटर में सस्पेंडेड मैटर कितना होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से। एक क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो पता होगा, मुझे जो लगता है कि पता होगा। चलिए बताइए मुझे क्या होगा, सस्पेंडेड मैटर का मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं। हाँ जी ऑप्शन, मिस्टर मिसेस शर्मा आप बता रहे हैं 2000, शर्मा जी 2000, बिल्कुल 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए कि क्या है। बाकी लोग ध्यान से जल्दी जल्दी देखें क्वेश्चन को और बताएं मुझे कि क्या है इसका आंसर। वाटर से रिलेटेड है ये, वाटर से रिलेटेड चीजें पूछी गई है आपको। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल कितने नहीं होने चाहिए वाटर में। जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे आंसर जो दिख रहा है सभी का सी दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मयंक कोठारी सी सही है। बाकी लोग भी और बताइए जिन्होंने नहीं दिया है, जितने लोग लाइव है अभी, लाइव बहुत सारे स्टूडेंट है मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत सारों ने मुझे आंसर नहीं दिया है यहाँ पर। हाँ जी तो बताइए जिन्होंने आंसर नहीं दिया है क्या होगा भाई। हाँ जी मयंक का ही आंसर लास्ट है, रवि, प्रद्युम्न, शर्मा जी, नवीन कुमार सही है। यार देखो ज्यादा लोग लाइव हो और 4-5 लोग ही आंसर दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। आप लोग को सभी को आंसर देना है इसका, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इसका आंसर है ऑप्शन सी ना। वो वाटर से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं, क्यूरिंग वाटर से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी चीजें पता रहनी चाहिए। क्यूरिंग कौन सा अच्छा होता है, जैसे आप क्यूरिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो क्यूरिंग के बारे में आप बात करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्यूरिंग कौन सी अच्छी क्यूरिंग होती है। कौन सी अच्छी क्यूरिंग मतलब क्यूरिंग के अलग अलग प्रोसीजर होते होते हैं ना, क्यूरिंग के अलग अलग प्रोसीजर, जैसे स्प्रे के थ्रू कर रहे हैं हम ना, सॉल्वेंट लगा दे रहे हैं हम लोग, जूट बैग्स लगा रहे हैं, पॉन्डिंग कर रहे हैं, जैसे सेट्रीगेट क्यूरिंग भी बोलते हैं। तो हम जो पॉन्डिंग करते हैं ना, पॉन्डिंग, ये बेस्ट होता है, दिस इज द बेस्ट। लेकिन किसके लिए? दिस इज बेस्ट फॉर फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस के लिए बेस्ट होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां से एक और चीज पता रहनी चाहिए। क्लियर है सभी को? इसके अलावा जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर से रिलेटेड ना कुछ एक चीज, एक दो चीज आप लोग को और भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। वो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा उसके बारे में बात करता हूँ कि आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो है कि जो मिक्सिंग के लिए जब आप वाटर यूज करते हैं, है ना, मिक्सिंग के लिए जब आप वाटर यूज करते हैं तो वो वाटर किस क्वालिटी का है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ वाटर मिक्सिंग के लिए, तो इसका पीएच वैल्यू, है ना, पीएच वैल्यू जो रहेगा आपके पास पर, वो क्या होना चाहिए? पीएच वैल्यू आपके पास पर ज्यादा होना चाहिए, 6 है, 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए पीएच वैल्यू, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं इसे, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन जो होगा आपके पास पर। सर लिमिट ओनली क्यूरिंग के लिए है या भी कंडीशन में सेटिस
करेगी। हाँ बिल्कुल नहीं, क्यूरिंग के लिए नहीं, क्यूरिंग के अलावा आपके मिक्सिंग में भी है, मिक्सिंग में भी जो वाटर होगा ना आपके पास पर उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होने चाहिए, और यदि होते हैं तो वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? आप इससे रिलेटेड डिटेल देख सकते हैं आईएस कोड के पेज नंबर 15 में, देख सकते हैं पेज नंबर 15 में जब आप जाएंगे ना, तो पेज नंबर 15 में आपको इवन 14 से देखना मिल जाएगा वाटर के बारे में कि क्या क्या कंडीशन दे रखा है आपको वाटर से रिलेटेड, लेकिन स्पेशली आपको देखने को मिल जाएगा 15 के अंदर पर वो टेबल जिसके अंदर पर आपको ये पूरी की पूरी कंडीशन लिख कर दे रखा है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको कोड का कुछ ना कुछ पार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं कोड के अंदर से बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 14 और कुछ पार्ट 15 में इसमें देखने को मिल जाएगा। सो आप वहां से वाटर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि सी वाटर यूज होगा या नहीं होगा। तो सी वाटर ना 1978 के कोड में सी वाटर को अलाउ किया था, वाटर के बारे में बात है इसलिए मैं बात कर ले रहा हूँ। सी वाटर को 1978 के कोड में अलाउ किया था, लेकिन 2000 के कोड में उसको मना कर दिया कि सी वाटर को आप यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिफरेंस है कि सी वाटर इज परमिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड, कौन से कोड में आपके पास सी वाटर मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट में अलाउड था, 1978 के कोड में अलाउड था। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर पिछले वाले क्वेश्चन का टू टू पिछले वाले क्वेश्चन का था आपके पास पर है ना 200, और ये सस्पेंडेड वाले का था 2000, सस्पेंड वाले का 2000। तो वो क्वेश्चन का क्या डेटा लगभग सेम ही था, तो मैंने उसमें टिक कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एज पर आईएस 456 1978। अरे भाई ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है ना भाई, ये वाला सबको पता है ना। कितना होगा, कितना होगा, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। 24 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना होता है सर? हमें पता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ना। इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, फर्क जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर है, और हम लोग ना बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो हम लोग मिस कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं ना, ध्यान से। किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसको यदि अपन 10⁻, ये 2 है आपके पास पर 10⁻2 और है, किलो न्यूटन से न्यूटन करते हो 10⁻3 हो जाएगी, तो टोटल पावर हो जाएगी 5, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, है ना, दिस इज द इनकरेक्ट वन। ओके चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एडमिक्सचर यूज्ड इन आरसीसी शैल बी कंप्लाइड विथ। जो हम एडमिक्सचर यूज करते हैं आरसीसी में, वो किस कोड से देखने को मिलता है? हाँ जी, एडमिक्सचर जो हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं आरसीसी में, वो किस पर्टिकुलर कोड के बेसिस पर देखने को मिलता है? हाँ जी जल्दी से बताएं, जल्दी से मुझे बताइए एडमिक्सचर के बारे में। आप लोगों ने पढ़ रखा है सभी ने? सभी लोगों ने पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी बताएं मुझे, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। हाँ जी, एडमिक्सचर्स के बारे में कोड आपको दे रखा है, एडमिक्सचर से रिलेटेड कोड है आपके पास पर। जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं कि एडमिक्सचर से रिलेटेड कोड है आपके पास पर। क्या है कोड, क्या बता रहा है, जल्दी बताइए मुझे। ऑप्शन, नो आइडिया नवीन। IS 9103, IS 9103 आपको, ये आपका किसके लिए कोड है? 1393 जो कोड है आपके पास पर 1893। पहली बात तो इसके बारे में बात करता हूँ, ये आपके पास पर आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर के लिए है, ये है आपके पास पर एडमिक्सचर के लिए। एडमिक्सचर के लिए क्या हम सर एडमिक्सचर के लिए कोड की क्यों जरूरत है? एडमिक्सचर के लिए कोड की क्यों जरूरत हो जाती है? तो मेरी बात एकदम ध्यान से समझिए। एडमिक्सचर के लिए कोड की जरूरत तब हो जाती है जब वेन एवर यू वॉन्ट यू नो, आपको एडमिक्सचर किस क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, किस इन्वायरमेंट में चाहिए, किस पर्पस से चाहिए, ये जब आपके पास पर चीजें क्लियर होती है तो आईएस कोड आपको एक रिकमेंड करता है एडमिक्सचर। ठीक है, आपने कहा मुझे वो नहीं मानना, आपने दूसरा एडमिक्सचर यूज कर लिया, और बिल्डिंग की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, लाइफ, ये सभी चीजें यदि अफेक्ट हो जाती है तो फिर आपके जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन किया और आपके गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में यदि आपने एडमिक्सचर कोई गलत यूज कर लिया जो नहीं करना था, और आपके पास पर जो
स्ट्रक्चर की अपीयरेंस है या किसी भी चीज में आपके पास पर लाइफ जो 2-3 साल के बाद यदि खराब हो जाती है, 1 साल के बाद खराब हो जाती है, तो यदि आपके पास पर जो आपका जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसने आपका ईएमडी रखा है आपके पास पर, है ना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो था आपके पास पर वो रखा है, और वो अब रिटर्न होगा कब, 1 साल की लाइफ के बाद पूरा पाइपलाइन वगैरह सब कुछ चेक करना होता है ना कि आपने सीवर और वाटर पाइपलाइन लगाई है वो सब कुछ सही से कर रहे हैं कि नहीं काम, तो 1 साल के बाद वो रिलीज किया जाता है। वो रिलीज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं रिलीज किया जाएगा? क्योंकि आपकी बिल्डिंग की जो क्रैक्स वगैरह या बहुत सारी चीजें जो डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है ना, सीपेज होते हुए देखने को मिल रहा है, ये सब यदि होते हुए देखने को मिलता है, तो आपका ईएमडी रिटर्न नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि आपने जो सर्विस दी है वो सर्विस खराब तरह की क्वालिटी की दी है। तो इसलिए यदि आपने कोड के बेसिस पर जो एडमिक्सचर था वो यदि यूज किया और आप बताएं कि नहीं एडमिक्सचर हमने ये जो यूज किया था कोड ने जो बताया था उसी बेसिस पर यूज किया, क्योंकि वो आपको ना देने का रीजन बताएंगे तो आप लेने के लिए रीजन बताएंगे, तो आप कोड का हवाला दे सकते हैं कि कोड में ये सब चीजें यूज थी तो इसलिए मैंने कोड के रिस्पेक्टिव यूज किया। तो इसलिए आईएस कोड हमेशा याद रखें कि यदि आप आईएस कोड यदि यूज करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप आईएस कोड यदि यूज करते हैं तो आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, आईएस कोड यदि आप यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपको कभी भी कोई भी मतलब आपके प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज को जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपका गलत नहीं ठहरा सकता है। ये आपको एक बेनिफिट देखने को मिल जाता है। क्लियर है? तो आईएस कोड 9103 जो आपके पास पर है 9103, इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। कॉन्क्रीट एडमिक्सचर का ये कोड है आपके पास पर, और 1999 का ये कोड है, आई गेस मुझे जहां तक याद है 1999 का कोड होगा। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि सर वही ना कोड याद रखना मुश्किल है, तो उसके पहले वाले मैंने कोड ही आपको याद दिलवाए थे ना, इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले के लिए। कहाँ गया भाई? कहीं नहीं गया। चलिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड इन द लोड कॉम्बिनेशन DLWL। ये जो लोड कॉम्बिनेशन है आपके पास पर, इस लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड इन दी लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड एंड विंड लोड। हाँ जी, बताइए बताइए। मैं लोड कॉम्बिनेशंस बता दूंगा आपको, लेकिन आप लोग मुझे कॉम्बिनेशंस बताइए पहले कि इसमें से क्या होगा। इसमें से क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, स्टील नहीं पूछा है बाबा, स्टील नहीं, स्टील नहीं पूछा है। आपको देखिए ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड इन दी लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड एंड विंड लोड, डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन है, वहां पर कितना होगा। चलिए, तो मैं आप लोग को कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ पहले, जिन लोगों को याद नहीं है ना, जिन लोगों को याद नहीं है और उन्होंने ये सोच रखा है कि कोई बात नहीं सर तो बताएंगे, तो वही बता रहा हूं मैं। तो आपके पास पर है कॉम्बिनेशन किसके? लोडिंग के। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो अलग अलग चीजों के लिए हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन तो सेम ही है, लेकिन इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर मैं बात करता हूँ। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस केस के लिए? सर्विस स्टेज, या सर्विस स्टेज की जगह मैं स्टेज ना बोलकर सर्विस लिमिट बोल देता हूँ, सर्विस लिमिट। तो कॉम्बिनेशन में फैक्टर्स अलग अलग होंगे, और यहां पर आपके पास पर कोलैप्स के लिए फैक्टर्स अलग अलग होंगे, है ना। सर्विस के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो कॉम्बिनेशन तो आपके पास पर वही के वही है। कौन से कॉम्बिनेशन है आपके पास पर? डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, और एक और डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। क्लियर है? यही कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन उधर भी है इधर भी है। यहाँ पर बस जो फैक्टर्स है आपके पास पर, वो फैक्टर्स आपके पास पर क्या हो गए? वो फैक्टर्स आपके पास पर यहाँ पर है, आपके पास पर फैक्टर है 1 1 1 1, यहाँ पर है 1, यहाँ 0.8, यहाँ पर है 0.8। दिस इज फॉर सर्विस, ये सर्विस के लिए है। इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, है ना, ये सर्विस के लिए है। क्लियर है? और इन्हीं फैक्टर्स को मैं यदि कोलैप्स के लिए यदि बात करता हूँ, इन्हीं को यदि मैं कोलैप्स के लिए लेकर चले जाता हूँ, यदि इसी को मैं कोलैप्स के लिए तरफ पर ले जाता हूँ, तो कोलैप्स पर ले जाने पर मेरे पास पर जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ये फैक्टर। ओके,
तो यहाँ पर आपके पास जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड का है। ओके, चलिए तो कॉम्बिनेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 1.5, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर भी 1.2। दिस कुड बी द कॉम्बिनेशन। तो यही कॉम्बिनेशन उधर थे, लेकिन वहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, अलग था। ये कॉम्बिनेशन इधर पर, यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग है। लेकिन ध्यान से याद रखें, ये जो मैं बात कर रहा हूं, दीज आर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों बोलते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पता होगा ना, सभी को पता होगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं बोलते, पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन है ना, रीजन पता होगा, आगे यदि काम में आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चंस बहुत जाने चाहिए अपने से। ओके, तो आपके पास पर ये है जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ध्यान से याद रखें लोडिंग के लिए। लेकिन एक और होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो होता है मटेरियल के लिए। जो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं तो वो कंक्रीट के लिए 1.5 है और स्टील के लिए है वो है 1.15 है। क्लियर है, कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 है। क्लियर है, ओके, क्लियर है, ओके। तो ये आप लोग को क्लियर रहना चाहिए। तो यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बोला गया था, ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा दिया गया था, ये डेड लोड प्लस विंड लोड, है ना। दोनों को क्यों नहीं लेते हैं साथ में, पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों की अकरेंस दोनों एक साथ आएंगे। कब आएंगे दोनों एक साथ, 10⁶ ईयर के बाद, ना 10⁶ ईयर के बाद ये दोनों एक साथ देखने को मिलने वाला है। और बिल्डिंग की लाइफ कितनी है भाई, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 100 साल है भाई, 100 ईयर, 10⁻²ईयर्स। तो 100 साल बिल्डिंग की लाइफ और 10⁶ ईयर में दोनों एक साथ आएंगे, इसलिए इन दोनों को एक एक कर ले तो ज्यादा अच्छा है। दोनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ ही नहीं उतनी। ओके, तो डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन था, तो फैक्टर कितना हो गया 1.5, और यही था आपके पास पर क्वेश्चन, यही था आपका क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1.5। तो आप ध्यान से पढ़े कि आपको कंक्रीट वगैरह ऐसा स्टील वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखो और आंसर बताएं मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी। इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड ऑन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर अप्लाई होता है। ऑप्शन में 1 होता तो, अरे बाबा देखो ध्यान से समझो, है ना। जो आपके पास पर डिजाइन होती है ना, डिजाइन हो रही है, वो डिजाइन में फिर से बोल रहा हूँ, है ना, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। जो डिजाइन होती है ना, ऑलवेज डिजाइन वो होता है किसके लिए, कोलैप्स के लिए, सर्विस के लिए नहीं होता। सर्विस के लिए डिजाइन नहीं होता। तो जब भी पूछेगा तो आंसर आपको यही करना है, कोलैप्स वाला, मतलब जो 1.5 वाला था वही आंसर करना है। क्लियर है, जब तक वर्ड नहीं लिखा रहता है, जब तक वर्ड नहीं लिखा रहता है, क्या प्रद्युम्न, जब तक वर्ड नहीं लिखा रहता है, क्या नहीं लिखा रहता है कि सर्विस नहीं लिखा रहता है, तब तक अपन 1 को टिक नहीं करने वाले हैं। क्लियर है, जब तक वर्ड नहीं लिखा रहता, सर्विस स्टेज या सर्विसिबिलिटी ऐसा नहीं लिखा रहता, तब तक अपन टिक नहीं करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात नवीन। डिजाइन एलएसएम से और उसमें पार्शियल बोला है, अच्छा नहीं यार, पार्शियल का अलग मतलब होता है, पार्शियल का मतलब अलग होता है, पार्शियल का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए नवीन। चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने को क्वेश्चन बनना चाहिए यार, क्वेश्चन बनने चाहिए, क्वेश्चंस ही बनाना हमारा टारगेट है प्रैक्टिस बैच का, है ना। प्रैक्टिस बैच का टारगेट है क्वेश्चन जितने हो सके उतने बनाएं। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर था आपके पास 1.5। यहां से अपन बात करते हैं इन वर्किंग स्ट्रेस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कल ही मैंने बात किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ध्यान रखिए, वर्किंग स्ट्रेस की बात करें कहीं भी बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो आपके पास पर जो भी आपकी यील्ड स्ट्रेस होती है, यील्ड स्ट्रेस, या फिर इसे मैं बोल देता हूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस, या इसे मैं बोल देता हूं एक और स्ट्रेस बोल सकता हूं मैं से, कौन सी, प्रूफ, प्रूफ स्ट्रेस अपॉन अपॉन परमिसिबल से निकाली जाती है। क्लियर है, तो यहां पर पूछा जा रहा है इन वर्किंग स्ट्रेस बोलो कहीं भी बोलो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड ऑन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि होता है तो ये परमिसिबल इधर आ जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर लगाया जाता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इधर पर है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर लगाया जाता है, यील्ड पर, कैरेक्टरिस्टिक और प्रूफ स्ट्रेस, तीनों पर लगाया जाता है। तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट,
स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, ध्यान से समझिए, इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेस दोनों अलग होता है ना। इलास्टिक पॉइंट अलग होता है और यील्डिंग पॉइंट अलग होता है। मेरी बात एकदम ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने जिन्होंने सोम पढ़ रखा होगा, जिन्होंने सोम पढ़ रखा होगा, दे नो अबाउट इट। उन्हें इस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा पता है यार इसके बारे में। सोम पढ़ रखा है आप लोगों ने, आई डोंट नो, किसी से तो पढ़ा होगा, है ना। कुछ लोग यूट्यूब खोलकर बैठ जाते हैं, आप लोग को यूट्यूब यूट्यूब खोलकर नहीं पढ़ना है यार। यूट्यूब में बस एक चीज ध्यान रखो, यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हर आदमी ना इतना ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कंटेंट वाइज ना उतना ज्यादा खुद ऑथेंटिक डेटा आपको दे, है ना, कंटेंट वाइज खुद ही बहुत अच्छा हो, क्वालिटेटिव कंटेंट दे आपको, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। पर्टिकुलर, हाँ, महेश सर ने पढ़ाया तो फिर तो बहुत अच्छा ही पढ़ाया होगा उन्होंने। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब में ना हर कोई शख्स ना सही कंटेंट नहीं दे रहा है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब के साथ, कई बार मैं यूट्यूब में किसी को देखता, मैं कहता अरे यार ये तो आदमी गलत पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ऐसे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब मैं सब भूल जाता हूँ ना, लेकिन अब ये आप लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि आपके हिसाब से वो चीज़ें ज़्यादा सही होंगी, है ना। तो इसलिए महेश सर ने पढ़ाया, बिल्कुल सही पढ़ाया होगा, और उन्होंने मटेरियल के बारे में बताया भी होगा। तो यहाँ पर मैं भी उसी पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर रहा हूँ। हाँ, कुछ इस तरह से, यदि मटेरियल है, कंक्रीट के बारे में बात कर लेते हैं, कंक्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं पर कहाँ पर भाई, यहाँ, इसको यदि आप देखें, इसे आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपके पास पर, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट के तक आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बिकॉज यहाँ पर है आपके पास पर इलास्टिक लिमिट, और यहाँ तक बिहेवियर के आपके पास पर प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसका यील्डिंग पॉइंट कहीं यहाँ देखने को मिल सकता है, यहाँ कहीं पर यील्डिंग पॉइंट देखने को मिल सकता है ना, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे स्टील के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, स्टील के बारे में यील्डिंग पॉइंट और प्रोपोर्शनल पॉइंट जो होता है दोनों अलग अलग जगह देखने को मिलता है ना। स्टील का भी दिखा मैं इसी के अंदर बना दूं, चलो इसके अंदर नहीं, अलग बना देता हूँ। सो माइल्ड स्टील का कुछ ऐसा कर्व हो गया। तो यहाँ पर माइल्ड स्टील के अंदर पर आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, यह है आपके पास पर इलास्टिक पॉइंट है, इट इज इलास्टिक लिमिट, और यहाँ पर है लोअर यील्डिंग पॉइंट, और यहाँ पर है अपर यील्डिंग पॉइंट, है ना। तो ये आप लोग को पता होगा, अपर एंड लोअर, बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युम्न, सही बात है ना, लोअर एंड अपर यील्डिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, और हम जो यूज करते हैं, मैंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि इलास्टिक यूज करते हैं, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, यील्डिंग यूज करते हैं, है ना, हम यील्डिंग पॉइंट का यूज करते हैं, है ना। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर होगी आप लोग को? चलिए, तो हम्म, हम्म, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर होगा, सभी को क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? प्रद्युम्न, नवीन, शर्मा जी, रवि, क्लियर है? चलिए, तो ये यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से जो आंसर हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है, यील्ड स्ट्रेस हो जाता है आंसर। क्लियर है? आंसर क्या हो जाता है, यील्ड स्ट्रेस। ओके, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, आपको तो मैं इतना डिस्कस कर बताया, जिन स्टूडेंट के सामने पहली बार आएगा ना, वो बड़ा कंफ्यूज रहेगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, सोम जिसको पता था ना, उसके लिए आंसर सही था। आरसीसी से क्वेश्चन नहीं है ये, सोम से क्वेश्चन है एक तरह से मानकर चले तो, हालांकि आरसीसी में लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड शुड सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? हाँ जी, ध्यान से देखकर बताएं मुझे, ध्यान से देखकर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का, हाँ जी, प्रद्युम्न का आंसर आ गया है, रवि और मयंक, नवीन आंसर दे रहा है, शर्मा जी ये बोल रहे हैं आप, सेफ्टी, सेफ्टी, है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर ना एक वर्ड यूज करता हूँ, उसे बोलता हूँ ट्रिपल एस, है ना, ट्रिपल एस। अभी ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिए, समझ गए ना तो काम बन जाएगा अपना, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए बन जाएगा। लेकिन यदि वो समझ नहीं आया ना, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर रटना पड़ेगा, और मैं रटने के लिए तो आपके लिए सामने आया नहीं कि आपको रटाऊं चीजें। तो यहाँ पर यदि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपके पास पर, प्रोजेक्ट ट्रायंगल बोलते हैं इसे। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसे? प्रोजेक्ट ट्रायंगल।
इस प्रोजेक्ट ट्रायंगल में आरसीसी के अंदर, पर आरसीसी का यदि प्रोजेक्ट ट्रायंगल के बारे में बात करता हूं तो आरसीसी के प्रोजेक्ट ट्रायंगल में 3 तरह की चीजें होती है। एक होता है स्ट्रेंथ, जो भी चीज आप बना रहे हैं उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना। जो भी चीज आप बना रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, मतलब सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अरे वो सर्विस भी तो है, जितने साल के लिए बनाए हैं उतने साल तक टिके भी तो सर्विस। तो ये है प्रोजेक्ट ट्रायंगल। इस प्रोजेक्ट ट्रायंगल के अंदर 3 तरह की चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें, मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन सी चीजें आती है भाई। आरसीसी स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो स्ट्रेंथ, सर्विस एंड सेफ्टी, है ना। स्ट्रेंथ, सर्विस और सेफ्टी। कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल है, मुंबई में थाने में एक बिल्डिंग गिरी, अभी भी गिरी है, पहले भी गिरती आई है। ये बिल्डिंग क्यों गिर जाती है, ये बिल्डिंग क्यों गिर जाती है, कोलैप्स क्यों हो जाती है। क्या सर्विस नहीं दे पाई, अरे बिल्कुल सर्विस दी, सर्विस से ज्यादा यूज किया आपने उसको। मटेरियल में आप क्या नहीं बची है, स्ट्रेंथ नहीं बची, इसलिए बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर ना सेफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फ्रेम बना रहे हो, आपने एक ऐसी फ्रेम बना लिया, है ना, एक ऐसी फ्रेम बना ली, इधर पर हिंज है, यहां पर हिंज है, और आप यहां पर लोड लगा रहे, अरे हिंज भी मत रखो उसे, आप यहां पर रख लो रोलर। प्रतीक सर ने टॉस करवाया होगा, आप लोग को पता होगा। अब ये रोलर रख लिया आपने और वहां पर लोड लगा रहे हो, क्या होता है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर रोलर, अरे लोड भी मत लगाओ, लोड भी हटा दो यहाँ से, अरे हट भाई, लोड हटने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर एक मूवमेंट लगा दो, क्या हो जाएगा, अरे स्टेबल रहने वाला है क्या, क्या स्टेबल रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, अनस्टेबल है ना, सीधी सी बात है, अनस्टेबल है। यदि अनस्टेबल है तो सेफ कैसे रह जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते चले। सर यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे कि नहीं, ये अनस्टेबल, अनस्टेबल में कोई सेफ्टी नहीं ली जा सकती, जो स्टेबल है उसमें सेफ्टी लो। जैसे आपने लिया ना, स्ट्रेंथ के साथ लिया है ना, कंक्रीट की 1.5 लिया, स्टील की 1.15 लिया, है ना। ये जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी आप लेकर चले। और दूसरा चीज है, थर्ड टर्म है सर्विस। सर्विस होना चाहिए, सर्विस देना चाहिए, जिस चीज के लिए बना रहे हैं ना उस चीज के लिए सर्विस देना चाहिए, है ना। एक फॉर एग्जांपल आपने बनाया, एक स्टूडियो बनाया, फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, है ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहां पर मैं खड़ा हूं ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एक दिन मैं रिकॉर्डिंग, पूरे स्टूडियो का, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक वीडियो बनाऊंगा ना, सभी पूरे जितने भी फैकल्टीज पढ़ा रहे हो आप लोग को डालूंगा, देखना यूट्यूब पर, मजा आएगा। तो ये इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या है, इसका काम क्या है, सर्विस क्या देना चाहिए। जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इको प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। यदि हो जाता तो काम हो जाएगा, लेकिन इको हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, रूम तो बहुत बढ़िया है लेकिन स्टूडियो की सर्विस खत्म है। उसी तरह से वाटर टैंक में पानी भर रहे हैं, निकल जा रहा है, सर्विस खत्म है। बिल्डिंग में रहने की कोशिश कर रहे हैं, हवा आ रही कहीं से, पानी आ जा रहा है, सर्विस खत्म है। वो सब नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही नवीन, आपने बोला था मूव हो जाएगा। तो ये 3 चीज रहनी चाहिए, 3 चीज रहनी चाहिए, मतलब सेफ्टी, सर्विस और स्ट्रेंथ। तो सेफ्टी भी रहनी चाहिए, सर्विस भी रहनी चाहिए, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो बोथ ए एंड बी अबव आर करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आपके पास पर करेक्ट है दोनों। क्लियर मेरी बात, ये बात क्लियर है सभी को। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने बताया वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। ओके, आप लोग खुद ही देख रहे हैं मेरी क्लास निम्बस पर चल रही है, निम्बस लर्निंग पर, यूट्यूब पर आपने यदि देखा होगा, यूट्यूब पर जो निम्बस लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, वहां पर तूफान सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर मैं खुद ही करवा रहा था। वहां ये सब चीज मैं डिस्कस नहीं करता, वहां पर मैं कि भाई यहाँ सेफ्टी भी होना चाहिए, सर्विस भी होना चाहिए, बोथ आर करेक्ट, आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पर हम लोग 2 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते 100, यहाँ पर 2 घंटे में, कल मैंने आपके 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास चली होगी तो उसमें मैंने 20-21 ही क्वेश्चन करे। इसका रीजन है कि मैं उस लेवल तक आपको ले जाना चाहता हूं जिस लेवल तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लें। आ रही ना बात समझ में। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए कि यहां पर कम क्वेश्चन यदि हो भी रहे ना तो अपन सीख रहे हैं कुछ। नहीं, टाइम कम नहीं होता है वहां पर, टाइम का कोई लिमिट नहीं है वहां पर। मैं 3 घंटे तक भी, पहला सेशन देखो मैंने 2.5 घंटे तक करवाया पहला सेशन को, टाइम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या है ना, हमारा टारगेट वहां कुछ है नहीं, हमारा टारगेट है वहां क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना, लेकिन यहाँ पर एक टारगेट है आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाना, है ना। वहां हम करते हैं सॉल्व और यहाँ आप करते हैं सॉल्व, दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, प्रैक्टिस सेशन का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, खासकर जब तक मैं तो हूं तब तक तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, है ना। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा ज्यादा, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली हो सकता है इसमें मैं ना आपका 5 दिन ज्यादा ले लूं, लेकिन हाँ इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में जब जाओगे ना तो क्वेश्चन के बारे में आपको पता रहेगा सब कुछ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पर, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील इन दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना होता है, अरे भाई ये एक वर्किंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है। बिल्कुल, आरसीसी का वेटेज और बीएमसी का वेटेज ज्यादा है, तो आरसीसी भी करवाऊंगा और बीएमसी भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आरसीसी भी करवाऊंगा, बीएमसी भी करवाऊंगा, टोटल 40 नंबर की गारंटी अपन
40 तो नहीं, चलो ठीक है, 38 39 की गारंटी लेते हैं, है ना, एसएससी में। क्लियर है? चलो, इस क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, बताए बताएं मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का बहुत सारे स्टूडेंट के पास डेटा है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास यहाँ पर डेटा है। जल्दी बताइए, आप लोग को याद होगा 29 का ए बताने वाले हैं। हाँ जी, बी बताने वाले भी आएंगे अभी। जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या होने वाला है इसका आंसर। हाँ जी, 29 का ए। हाँ जी, सभी ने बताए, याद है सभी को, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 29 का ए है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास अब पास पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, यहाँ से कुछ एक डेटा मैं बता देता हूँ, ना क्वेश्चन सिंपल सा था, तो यहाँ पर आपको याद तो रहेगा। जैसे इन WSM कॉन्क्रीट, किसमें, बेंडिंग में, और किसमें, डायरेक्ट कंप्रेशन में, स्टील, इनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आपके पास पर, इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.78, नियरली इक्वल टू 1.8। इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपके पास पर 3, इसकी है 4। मतलब यहाँ से यदि आपको निकालना है क्या, सिग्मा CBC, यहाँ से जब निकालना है सिग्मा CC, यहाँ से निकालना है सिग्मा ST। कैसे निकालेंगे अपन, FC के डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से FC के डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से FI डिवाइडेड बाय 1.8। क्लियर है? इस तरह से आप निकाल लेंगे क्या, आपके WSM मेथड के अंदर पर सिग्मा CBC, सिग्मा CC और सिग्मा ST की वैल्यू। क्लियर है? तो ये तो आप लोग को निकालते आता होगा, और ये आपको पता भी रहना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को पता था, इसलिए आप सभी ने मुझे आंसर दिया है। बस ये ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान रखें कि डायरेक्ट कंप्रेशन की भी होती है, बेंडिंग की भी होती है। और वही मैं, यदि मैं इन LSM लिखा है, यदि मैं लिखता हूँ इन इन LSM, WSM लिखा है, LSM के बारे में बात करता हूँ, वही कॉन्क्रीट के लिए बेंडिंग में होती है 1.5, और डायरेक्ट कंप्रेशन में होती है 1.6, और स्टील के लिए होती है 1.15। ये होती है किसके अंदर पर, WSM LSM के अंदर पर। क्लियर है सभी को? ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है साथ में सभी को। क्लियर है? ये भी याद रखना है आप लोग को। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी आपके पास पर। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगी 3 एंड 1.78। सर ऐसा क्लियर तो लिखा नहीं था कि बेंडिंग है, डायरेक्ट कंप्रेशन है, क्या है? देखिए, आप पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बेंडिंग नहीं लिखा, डायरेक्ट कंप्रेशन में लिखा, मतलब उसका आंसर है आपके पास पर बेंडिंग के रिस्पेक्टिव, क्योंकि मेनली कंक्रीट का जो डिजाइन हो रहा है आपके पास पर, कंक्रीट को यूज करके जो डिजाइन किया जा रहा है, वो मेन जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो है बीम, जिसमें टेंशन आ रहा है ना। कोई भी मेंबर, कॉलम के अंदर भी टेंशन आता है, कॉलम में यदि मैं बात करता हूँ, तो कॉलम के अंदर भी टेंशन आएगा। कब आएगा कॉलम के अंदर टेंशन, जब कॉलम क्या करेगा, बकल करेगा, है ना। तो कॉलम के अंदर भी, इस कॉलम के अंदर भी आपको टेंशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, इस बैक साइड पर यहाँ पर टेंशन देखने को मिलेगा कॉलम के अंदर पर। तो कॉलम के अंदर भी टेंशन आता है, बीम के अंदर तो टेंशन आता ही आता है। तो इसीलिए हम हर जगह पर टेंशन के रिस्पेक्टिव तो डिजाइन करते ही करते हैं। तो इसीलिए इसीलिए जो आपके पास पर आंसर होगा हमेशा बेंडिंग के रिस्पेक्टिव होगा। क्लियर है बात? ओके, तो इसका आंसर बी था, ए था सॉरी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विटनीज थ्योरी द अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट इज अज्यूम टू बी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा डाउट में डाल सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन के बारे में एक चीज मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन के बारे में एक चीज पहले बता देता हूँ, क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास पर आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब समझते हैं ना भाई, सभी लोग समझते हैं आउटडेटेड का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन है आउटडेटेड, ये क्वेश्चन पुराना है, ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। मतलब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, मतलब इसका ऑप्शन चेंज हो चुका है। विटनीज थ्योरी को अब रखा नहीं गया है किसके अंदर पर, आपके कोड के अंदर पर भी। ओके, कोड के अंदर पर भी नहीं रखा गया है।
कहाँ पर यूज होता है वो मैं बता देता हूँ। विटनीज थ्योरी ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेन, ये यूज अभी जो होता है, अभी होता है वो फ्लेंज सेक्शन के एनालिसिस में। कभी होता, कब यूज होता है? व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज जस्ट बिलो फ्लेंज, जस्ट बिलो फ्लेंज जब होता है तब ये वाला रिलेशन यूज होता है। क्लियर है? इनका जो रिलेशन स्लैब के रिस्पेक्टिव भी था, तो उन्होंने कहा था जो अल्टीमेट स्ट्रेन होगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा फेलियर का, मैक्सिमम स्ट्रेन होगा जो फेलियर का, वो होगा 0.3%, मतलब 0.003, 0.003। दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेन एज पर विटनीज थ्योरी, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेन। ये कहाँ पर यूज हो रहा है अभी भी? अल्टीमेट मतलब विटनीज थ्योरी यहाँ पर भी यूज हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि विटनीज की उसी थ्योरी की वजह से फ्लैंज सेक्शन के अंदर पर जो फेलियर होता है वो आपके पास पर 0.003 पे मान लिया जाता है, 0.0035 पर नहीं माना जाता है। 30 नो, अरे क्या लिखे हो प्रद्युम्न, क्या लिखना चाह रहे हो भाई? 30 नो, 30 का आंसर नहीं पता है ऐसा बोल रहे हो आप ना? तो वो अभी मैंने चीजें डिस्क्राइब किया आपको, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। इसमें जो मैंने लिखा है ये सिर्फ विटनीज थ्योरी के बारे में लिखा है, ये जो इधर डिस्क्राइब किया ना ये सिर्फ विटनीज थ्योरी के बारे में किया है। अल्टीमेट स्ट्रेन के बारे में उधर नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेन के बारे में, अल्टीमेट स्ट्रेन ये है, और उसी अल्टीमेट स्ट्रेन को मैं बोल रहा हूँ 0.003। ये आपके पास पर फेलियर स्ट्रेन से पहले, मतलब आपके पास पर विटनी बोल रहा है 0.0035 के पहले ही आप स्ट्रेन मान लीजिए 0.003 पर फेलियर हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दीजिए। कुछ लोग इसी स्ट्रेन को भी मानते हैं फ्लैंज सेक्शन के अंदर होता है, लेकिन इसके लिए IS 456-2000 में, लिमिट स्टेट मेथड में, WSM मेथड में ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। क्लियर है मेरी बात? सभी को क्लियर है बात? सभी को क्लियर है बात? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। क्लियर है ना सभी को बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 किधर है भाई? यह है 31। देखिए क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 31। सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन देखो और आंसर बताएं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ना लाइव नहीं देख रहे हैं क्लास, उनको सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग अभी जिनको डाउट आ रहे हैं ना वो लिखेंगे तो मैं बता दूंगा। अब मैं सोचकर चल रहा हूँ 7 बच्चों को ही डाउट आ रहे हैं जो अभी 7 लाइव है, और बाकी के और 10 15 20 बच्चे जो हैं उनके बारे में पता ही नहीं कि उनको डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर मैं ना क्वेश्चन को उस लेवल पर नहीं लेकर जा पाऊंगा जो आपका डाउट है। इसलिए इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट यू हैव टू कम लाइव, आपको लाइव आना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। और आप देखिए ना लाइव का सेशन कितने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कितने करवा रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइव क्लासेस करवा नहीं रहे, करवा भी किस में रहे, जूम पर करवा रहे हैं। जूम जिस दिन बंद हुआ लाइव क्लास बंद हो जाएगी, है ना? चलिए, द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस, द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस, द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू IS 456, स्टील के बारे में पूछ रहा है। IS डिजाइन, ध्यान से समझिए, डिजाइन यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस FY, यील्ड स्ट्रेस क्या है? दिस इज यील्ड स्ट्रेस, और दिस इज, ये होल क्या है? डिजाइन यील्ड स्ट्रेस। ये होल क्या है? डिजाइन यील्ड स्ट्रेस है। ओके, डिजाइन जब हम करते हैं 0.87 FY को यूज करते करते हैं। अच्छा, कल इंटरनल चल रहा था, इंटरनेट चल रहा था, इंटरनल चल रहा था? इंटरनल ही लिखा है शायद आपने, इंटरनेट ही लिखा है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बताएं मुझे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को डेटा पता ही नहीं रहता है। हाँ जी देखिए और मुझे बताएं सभी लोग, सभी लोग बताएं मुझे, देखें और मुझे बताएं।
हाँ जी, क्या होगा आंसर? 32 अच्छा 32 बता रहे हो। 32 का नो, कोई ऑप्शन नहीं पता है, कुछ को ए पता है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ तो एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सुना है क्या? क्वेश्चन देखे, सभी लोग देखें क्वेश्चन, देखे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने सुना होगा, जहां तक मुझे याद है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सुना है क्या? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सुना है क्या सभी लोग? मुझे पहले बताएं, तो फिर मैं आगे बात करूंगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सुन रखा है ना? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं सुना है? शर्मा जी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो सुना होगा आपने। मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो सभी ने पढ़ा है, सभी को पढ़ना जरूरी है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं पढ़ा? चलिए मैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो मैं टेबल देखता हूँ, ये टेबल मुझे मिल जाती है, तो आई विल शो यू द टेबल। टेबल दिखाता हूँ आप लोग को, और थोड़ा सा सैंपल के बारे में बताता हूँ कि सैंपल एक्चुअली क्या होता है। एक मिनट, आप लोग को मैं टेबल दिखाता हूँ, यदि डाउनलोड हो जाता है तो इट्स गुड। हो गया, इज गुड। डाउनलोड हो गया है ये? नहीं हुआ? इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस कुछ सेकंड में हो जाएगा। तो आईएस कोड के अंदर पर कहाँ पर दिया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? 95% सैंपल पास, नवीन कुमार। देखते हैं ना यार, देखते हैं। 95%, मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी सी भी चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, या उसके भी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ और चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। हमेशा ध्यान रखिएगा ना। देखिए, आपको कुछ चीज़ समझ में आना चाहिए, अलग अलग से टर्म्स है। क्या है भाई अलग अलग से टर्म्स? स्पेसिमेन, सैंपल, और एक और चीज़ है ग्रुप। ओके, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए, याद रखें। यह है स्पेसिमेन, क्लियर है? ये है स्पेसिमेन। एक क्यूब जो बना रहे हैं ना हम लोग, ये क्यूब है आपके पास पर स्पेसिमेन। हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस दिन पूछा जाएगा ना, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ, 90% बच्चों को नहीं पता होगा। 90% बच्चों को नहीं पता होगा। ये है स्पेसिमेन, जो 150 का क्यूब बनाते हैं ना आप, वो है स्पेसिमेन। ओके, चलिए। तो ये है स्पेसिमेन। अब इस स्पेसिमेन को यदि मैं 3 स्पेसिमेन को ले लेता हूं तो बनता है एक सैंपल। इन 3 स्पेसिमेन को ले लेता हूं तो बनता है क्या? एक सैंपल। क्लियर है? 3 स्पेसिमेन को ले ले रहा हूं तो एक सैंपल बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ओके। और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, कलेक्शन ऑफ सैंपल। कलेक्शन ऑफ सैंपल इज नोन एज ग्रुप। सैंपल का कलेक्शन जो होता है वो ग्रुप कहलाता है। ये सबसे छोटा यूनिट, ये उससे बड़ा यूनिट, और ये सबसे बड़ा यूनिट। क्लियर है सभी को? जाएंगे क्यूब भी, ग्रुप में भी क्यूब ही रहेंगे, सैंपल में भी क्यूब रहेगा, लेकिन तीन स्पेसिमेन मिलकर एक सैंपल बनाते हैं ना। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, अभी ये जो टॉपिक था इससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है 1 मीटर क्यूब में कितने स्पेसिमेन होंगे? सर स्पेसिमेन, अच्छा स्पेसिमेन का आंसर अलग होगा, और 1 मीटर क्यूब में कितने सैंपल होंगे उसका आंसर अलग होगा। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कोड में क्या लिखा हुआ है। कोड देखते हैं अपन, कोड कहाँ है भाई अपना?
इधर रहा कोड, खुल जाओ कोड। ये आपका कोड है। इसको मैं चला जाता हूँ, सीधा चला जाता हूँ, कहाँ पर चला जाता हूँ भाई, पेज नंबर 30 में चला जाता हूँ मैं। किधर है भाई, 16। बहुत सारा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोला हूँ कि कोड से रिलेटेड मैं डेटा लेकर आऊंगा एक दिन और बताऊंगा आपको। कोड कोड से रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ मैं ना, जो आप लोग के काम के हैं बहुत। एक एक पॉइंट को जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सैंपल की कितनी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, है ना, कितनी सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, देखिए। तो नंबर ऑफ सैंपल लिखा हुआ है, स्पेसिमेन नहीं लिखा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेसिमेन मतलब क्या करना है, स्पेसिमेन मतलब क्या करना है भाई, स्पेसिमेन मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय, आजा भाई किधर गया, मल्टीप्लाइड बाय 3। इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। सभी सैंपल को आपको मल्टीप्लाई कर लेना किससे, 3 से। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपके पास पर क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट यदि आप करते हैं 1 से 5 मीटर क्यूब का यदि कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो आपको कितने सैंपल चाहिए, सैंपल और स्पेसिमेन कितने चाहिए। स्पेसिमेन आपके पास पर इसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है बात, क्लियर है सभी को। ये क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस बनेंगे यहां से और आधे स्टूडेंट ना देखते से खत्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ही नहीं बना, क्वेश्चन ही नहीं बना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब ये टॉपिक बता रहा हूं तो इस टॉपिक के अंदर मैं उन टॉपिक को भी इंक्लूड कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, तो ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने बात किया। ओके, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये भाई, आगे बढ़ जाओ। समटाइम ये हैंग करता है थोड़ा इंटरनेट की वजह से, तो मैं इसका कनेक्शन इंटरनेट का हटा देता हूँ। इसमें एक और डेटा लिखा हुआ है नीचे, हाँ ये देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लाइन देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। क्या देखने को मिल रहा है, आप पढ़िए, टेस्ट स्पेसिमेन के बारे में। 3 टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी मेड फॉर ईच सैंपल। एक सैंपल के लिए कितने स्पेसिमेन यूज होंगे, कितने स्पेसिमेन यूज होंगे भाई, 3 स्पेसिमेन। क्लियर है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके कोड ने बता रखा वही बातें कर रहा हूँ। क्लियर है बात। चलिए, अब एक और जो डाउट स्टूडेंट को आता है वो डाउट को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ कि कहाँ से डाउट आता है ना, डाउट आता है यहां से। ये जो टेबल है ना, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टेबल है। इसे 4 बार चेंज कर सके, 4 बार चेंज कर चुके हैं। 4 बार चेंज मतलब अमेंडमेंट नंबर 1 2 3 4, 2003, 5, 13 और 15, सॉरी 10 और 13, इन चारों में 4 अमेंडमेंट आए हैं। चारों अमेंडमेंट में आपके पास पर चेंज हो चुका है। क्लियर है। तो ये अमेंडमेंट आपके पास पर चेंज हो चुके हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना कोड में लिखा हुआ है, 2000 सन में लिखा हुआ है, अमेंडमेंट में इसको चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। अब इसमें से कुछ एक लाइन दिख रही है क्या भाई, कुछ एक लाइन दिख रही है क्या, पढ़ो ना उसे, पढ़ो ना उसे, लिखो, पढ़ो उसे, क्या लिखा हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ established value of standard deviation the value given in table 8 may be assumed and attempt should be made to obtain result of 30 sample, result of 30 sample। क्लियर है बात, अरे भाई क्लियर है कि नहीं बात, सभी को, सभी को क्लियर बात है। तो अब आइडिया आ गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कोई आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, तो यहां से देखिए मैं आपको 2-3 डेटा देकर दिया हूं, यहां से रिलेटेड मैं आपको 2-3 डेटा दिया हूं। क्लियर है। सर इस टेबल के बारे में बताइए, ये जो टेबल है इस टेबल के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, जिस दिन काम आएगा ना उस दिन सब बता दूंगा। आज काम नहीं, आज कुछ भी नहीं बता रहा हूं। क्या क्या काम था, पहले तो सैंपल का काम था, तो सैंपल को मैंने बता दिया कि सैंपल के नंबर कितने हैं भाई। सैंपल के नंबर जो है आपके पास पर, सैंपल के नंबर कितने हैं, 30। सैंपल के नंबर कितने हैं आपके पास पर, 30। क्लियर है। तो 30 सैंपल है, तो 30 सैंपल ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये सैंपल क्या होते हैं, तो मैंने स्पेसिमेन तक आपको इसलिए लेकर गया था। तो देखो क्वेश्चन मुझे जहां ले जाने की कोशिश करेगा ना, मैं आप लोग को वहां तक लेकर जाऊंगा जरूर।
क्वेश्चन मुझे इस पर नहीं लेकर आए, डेटा कहां से आए, कैसे आए, इनका क्या फिजिकल मीनिंग होता है, यहां नहीं लेकर आया, इसलिए मैं यहां तक आपको लेकर नहीं आया। जिस दिन लेकर आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो मैं यहां भी लेकर आ जाऊंगा आपको। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक तो ये स्क्रीन मुझे ही परेशान करती रहती है, मुझे तो ऐसी लगता है इसके पहले मैं लेक्चर ले रहा हूँ मुझे परेशान कर रही है। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन छोड़कर सबका सब चलता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है? अब से सभी को याद रहेगा, याद रहेगा भाई सभी को, सभी को याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा नहीं सर, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने हैं अपने को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बता रहा है आपको, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, क्या है, क्या है सर, ये अजम्पशन सभी मेथड्स में वैलिड है, सभी मेथड में वैलिड है। कहां वैलिड नहीं होगा वो बता देता हूं, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, टॉपिक मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां ले जाकर आपको, आपके सब्जेक्ट के चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, क्योंकि मैं कुछ यहां से डेटा बताने वाला हूं आपको जो बहुत ज्यादा काम का है आपका। आ गया? ठीक है, चलिए भाई। तो एक अजम्पशन है आपके पास पर, वो अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है भाई नवीन, प्लेन सेक्शन remain plane after bending। assumption number 1 of limit state method and WSM method of and pre-stress concrete सबका है, पहला assumption है। मतलब कहने का है कि प्लेन सेक्शन जो रहेगा वो आपके पास पर डिफ्लेक्ट होने के बाद भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये कहीं न्यूट्रल एक्सिस है, तो जितना यहां से आपके पास पर कंप्रेशन हुआ रहेगा उतना ही यहां से टेंशन हुआ रहेगा, उतना इलॉन्गेशन हुआ रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट, ये बताता है आपको, कौन बताता है आपको, ये आपको बताता है आपका अजम्पशन बताता है, ठीक है सभी को। तो ये अजम्पशन के बारे में आपको पता होगा। तो ये प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, मतलब यहां से कहने का मतलब है जो स्ट्रेन बिहेवियर है, आप देखें ये आपके पास प्लेन है और ये है रहा स्ट्रेन बिहेवियर। स्ट्रेन बिहेवियर कैसे देखने को मिल रहा है, स्ट्रेन बिहेवियर इज जस्ट लाइक दिस, लीनियर, लीनियर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लीनियर जो बिहेवियर है ये कब देखने को मिलता है, सिर्फ ये लीनियर बिहेवियर कब देखने को मिलता है, मेरी एकदम ध्यान से बात समझिए, क्या बोलने वाला हूं। The above assumption is not valid in deep beam। जो डीप बीम होगी वहां पर ये वैलिड नहीं होगा। सर किन बीम को डीप बीम बोला जा सकता है, किन बीम को, जिनका जिनका जो लेंथ रहेगा, जिनका जो लेंथ रहेगा वो आपके पास पर अप्रोक्सीमेट यदि मैं बात करूं तो लेंथ आपके पास पर अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होगा, है ना। सिंपली सपोर्टेड के केस में, कंटिन्यूअस के केस में लेंथ जो रहेगा 2.5 टाइम्स ऑफ डेप्थ रहेगा। यदि ऐसा कोई सेक्शन देखने को मिल रहा है तो दैट सेक्शन दैट, और वो टेंशन मेंबर है तो उसे हम डीप बीम कहेंगे, ओके डीप बीम कहेंगे, ओके। तो ये डीप बीम के केस में, डीप बीम के केस में द अबव अजम्पशन इज नॉट वैलिड, मतलब वहां पर जो स्ट्रेन बिहेवियर रहता है, वहां पर जो स्ट्रेन बिहेवियर रहता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इट इज नॉट लीनियर, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से याद रखें कि मैंने यहां से 2 पॉइंट बता दिया ना, लीनियर रिलेशन तो रहेगा, हमेशा रहेगा, एक्सेप्ट डीप बीम। डीप बीम कब होगी, जब आपके पास पर रिलेशन रहेगा। ये कौन सा केस हो गया है, ये केस हो गया है सिंपली सपोर्टेड का, सिंपली सपोर्टेड डीप बीम, और ये हो गया आपके पास पर कंटिन्यूअस डीप बीम। क्लियर है? याद रहेगा डेटा भाई, अरे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। कुछ काम का डेटा था, नहीं था, था ना कुछ काम का डेटा, हाँ जी जल्दी बताइए मुझे, था, है ना। तो यहां से जो लीनियर रिलेशन है ना, लीनियर रिलेशन को हम लोग ने रट लिया है, सबने आंख बंद कर कर रट लिया है। अरे कई बार ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं देखते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस को एक जैसे ही पढ़ लेते हैं और उसमें भी लीनियर लगा देते हैं, जब शेयर स्ट्रेस वाला क्वेश्चन आता है ना वहां से।
चलिए, तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा और काम का है ना, बहुत यार काम का, बहुत काम का पार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यही है। चलिए, सो यहाँ से आपके पास पर जो रिलेशन है, आंसर जो है आपके पास पर वो क्या है, लीनियर है। क्लियर है। कुछ लोग को थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर ये पैराबोलिक पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर क्या होता है, पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर क्या होता है। ये आप लोग को पता होगा, ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट बीम, है ना। कॉन्क्रीट बीम का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है और दैट इज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन लीनियर रहेगा डीप बीम के अंदर, पैराबोलिक किसी में नहीं रहता, है ना, पैराबोलिक किसी में नहीं रहता। ओके, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर मैंने कर दिया है ऑप्शन ए, दैट इज लीनियर। ऑप्शन ए दैट इज लीनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन में दिखा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं वो जो क्वेश्चन है उसको पढ़े। द डिजाइन लोड टू बी टेकन करस्पॉन्डिंग, द डिजाइन लोड टू बी टेकन करस्पॉन्डिंग टू द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन एंड क्रैक विड्थ आर रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, द लोड टेकन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ। अब एकदम ध्यान से समझिए, लिमिट स्टेट ऑफ। एक मिनट में थोड़ा, एक चल नहीं रहा है बहुत अच्छे से। हाँ ये चल तो गया है। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है, द लोड टू बी टेकन करस्पॉन्डिंग टू द लिमिट स्टेट ऑफ। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जो वर्ड लिखा हुआ है ना, उस वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखें। क्या वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है आपके पास पर, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ वर्ड, स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है और क्रैक लिखा हुआ है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार, डिफ्लेक्शन क्रैक। ओके, ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं और रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहले वाला जो होगा, पहला वाला जो लोड होगा वो स्ट्रेंथ के रिस्पेक्टिव होगा, दूसरा वाला लोड होगा डिफ्लेक्शन के, और तीसरा वाला लोड होगा क्रैक के रिस्पेक्टिव। क्लियर है। चलिए, तो अब यहां से मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेता हूं। क्या बात करने वाला हूं भाई मैं, तो ये पता नहीं क्यों आज ऐसा नाटक कर रहा है, शायद ज्यादा गर्म हो गया। ओके, चलिए, तो मैं बात करता हूं जो लिमिट्स होती है। लिमिट्स दो तरह की लिमिट्स है, एक है आपके पास पर सर्विस की, और एक लिमिट है आपके पास पर कोलैप्स की। सर्विस की जो लिमिट है उसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सी चीज आपके पास पर स्ट्रक्चर को सर्विस के बाहर माना जाएगा, जब उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो परमिसिबल से ज्यादा आ जाएगा, जब उसके अंदर पर क्रैक जो है परमिसिबल से ज्यादा आ जाएगा, जब उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, जब उसमें लीकेज परमिसिबल से ज्यादा हो जाएगा, जब उसमें वाइब्रेशन परमिसिबल से ज्यादा हो जाएगा, जब उसमें साउंड प्रूफिंग नहीं रहेगी, जब उसमें फायर जितना अपन चाह रहे हैं उतना फायर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, मतलब आपके पास पर आपके घर को आपने बनाया, जैसी गर्मी जैसी धूप पड़ती है घर पूरा गर्म हो जाता है, यदि ऐसा देखने को मिल रहा है तो फायर रेजिस्टेंस नहीं है, सर्विस नहीं दे पा रहा आपको। इन सभी के केस में, इन सभी के केस में सर्विस की कंडीशन होती है। सर्विस की कंडीशन में हम जो लोड लेते हैं वो कौन सा लोड लेते हैं, हम उस लोड को हम बोलते हैं वर्किंग लोड, या फिर हम उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलते हैं। क्लियर है। कोलैप्स में क्या होता है, कोलैप्स में हम क्या देखना चाहते हैं, कोलैप्स में हम लोग देखना चाहते हैं क्या, स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। कोलैप्स में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए हो गया, बेंडिंग के लिए हुआ, टेंशन के लिए हुआ, कंप्रेशन के हुआ, इन सब चीजों के लिए डिजाइन करते हैं। तो अब मुझे बताइए कोलैप्स में कौन सा लोड कंसिडर किया जाता है, कोलैप्स में कौन सा लोड कंसिडर किया जाता है, जल्दी से बताइए मुझे।
हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपके पास पर, यहाँ पर इस केस में जो लोड होता है वो होता है आपके पास पर वर्किंग लोड इनटू लोड फैक्टर। आप इसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लोड बन जाता है आपके पास पर कौन सा, अल्टीमेट लोड या कोलैप्स लोड या फैक्टर लोड, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बेंडिंग के लिए, टेंशन के लिए, कंप्रेशन, इन सब चीजों के लिए अपन डिजाइन करते हैं। तो अल्टीमेट लोड होता है जब आपके पास पर कोलैप्स लिमिट होती है। क्लियर है? इतना यदि आपको समझ आ गया होगा तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में अपन कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपन ना दो तीन चीजों को एक साथ नहीं समझने की कोशिश करते हैं। अपन सोचते हैं कि एक एक कर कर चीजें आए सामने तो अपने को क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास पर स्ट्रेंथ के लिए क्या आएगा भाई? स्ट्रेंथ के लिए क्या आएगा बताइए मुझे? स्ट्रेंथ के लिए कौन सा लोड आएगा? अब डी लग रहा है लोग को ऑप्शन, बिल्कुल सही। स्ट्रेंथ के लिए आ जाएगा, स्ट्रेंथ के लिए कौन सा लोड हो जाएगा भाई? अल्टीमेट। तो अल्टीमेट वाले सब सही है, बाकी गलत है, ये गलत है ना? अल्टीमेट वाले सही है। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन के लिए क्या आएगा? वर्किंग लोड आएगा। डिफ्लेक्शन के लिए वर्किंग, तो ये वाला गलत है ना? अभी बनते दोनों। क्रैक के लिए कौन सा आएगा? वर्किंग, तो ये वाला गलत है, तो ये सही हो गया। क्लियर है बात सभी को? है ना? इस तरह से यदि अपने को डेटा पता रहे ना तो अपन क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। डेटा कुछ पता नहीं रहे ना तो क्वेश्चन को करने का फिर अपने पास फिर कोई तरीका नहीं है। क्लियर हुआ होगा सभी को? है ना? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रीप इज अज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेसेस एज लॉन्ग एज, कोई बात नहीं, बंद हो जाओ। ध्यान से देखें, क्रीप इज अज्यूम टू बी proportional to stress as long as stress in concrete does not exceed of its compressive strength। ध्यान से देखें, बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर? जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें पता होगा। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा, नहीं पढ़ने वालों के लिए मैंने डेटा लेकर आया हूं। बताऊंगा आपको डेटा क्या है। कोर्स का डेटा है लेकिन थोड़े से चांसेस कम रहते हैं कि आप लोग को इन सब चीजों के बारे में पता रहे। आप लोग को थोड़े से चांसेस कम रहते हैं कि इन सब चीजों के बारे में पता रहे। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए जिनने बताया है रवि, सही है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन का मतलब आप समझिए, क्रीप इज अज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। क्रीप स्ट्रेन है, सॉरी, क्रीप स्ट्रेन जो है आपके स्ट्रक्चर के अंदर पर वो स्ट्रेस से प्रोपोर्शनल रहेगी। कब तक? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के किस पार्ट तक? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के किस पार्ट तक? दैट इज बिल्कुल, जिन्होंने 35 का ए दिया है, नवीन ने भी 35 का ए दिया है, बिल्कुल सही है, 35 का ए है। ओके, 35 का ए ऑप्शन है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कोड ने क्या कहा है इसके से रिलेटेड। तो कोड क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। क्रीप ऑफ कंक्रीट डिपेंड इन एडिशन टू द फैक्टर लिस्टेड 6.2.4 on the stress in the concrete age at loading and the duration of loading as long as the stress in concrete does not exceed कितना? does not exceed कितना भाई? 1/3, does not exceed 1/3 of its characteristic compressive strength, creep may be assumed to be proportional to the stress, otherwise proportional नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यदि 1/3 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस, यदि स्ट्रेस अवेलेबल रहती है तो आपके पास पर स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। यदि उससे ज्यादा स्ट्रेस रहती है तो इट वोंट बी प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए, तो ये आई थिंक ये आपको पार्ट समझ में आया होगा। ये आपके पास पर प्रोविजन था आपका। ओके,
तो ये प्रोविजन था, तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग यदि देखता हूँ तो आंसर क्या हो जाता है आपके पास पर? आंसर हो जाता है भाई ऑप्शन ए, 1/3। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? हाँ जी, सभी को क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन लिमिटेड स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज टेकन एज। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही जल्दी से आंसर आना चाहिए, बहुत ज्यादा जल्दी से आना चाहिए आंसर। इसका कुछ नहीं बताने वाला हूं मैं, कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। अजम्पशन नंबर 4 है लिमिटेड स्टेट मेथड का, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन सभी ने पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रवि प्रद्युम्न शर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, जो भी लोग भी दे रहे हैं सभी लोग का आंसर सही है, सभी लोग का आंसर। और देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछने से मतलब नहीं है। सिविल इंजीनियर यदि कोई भी एग्जाम लिखने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये पता रहना चाहिए, सिविल इंजीनियर, आरसीसी नहीं, सिविल इंजीनियर, आरसीसी तो के अंदर तो पता रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन द फोमवर्क रिमूव्ड फर्स्ट, कौन से फोमवर्क को रिमूव किया जाएगा सबसे पहले? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए। साइड, बॉटम, बॉटम ऑफ बीम, बॉटम ऑफ रूफ स्लैब, साइड ऑफ बीम, एनी ऑफ बॉटम ऑफ बीम ऑफ रूफ एंड स्लैब। 37 का, 37 का, 37 का मैं बता चुका हूं। 37 का जल्दी जल्दी बताइए। 37 के बारे में मैंने आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, यदि आप लोग को पता हो तो। बिल्कुल सही है ना, इसके बारे में मैं बता चुका, मैंने कहा था कि आप लोग को बता रहा हूं मैं, काम में आएगा आपके पास। वो साइड ऑफ द बीम, जो बीम रहती है, ये जो बीम है, इस बीम में शटरिंग लगी हुई है। कौन कौन सी शटरिंग लगी हुई है आपको? एक यहाँ पर लगी हुई है, इसे साइड की बोलते हैं। एक शटरिंग ये लगी हुई है ना, ये शटरिंग, ये इधर वाली भी शटरिंग है, उसको भी हटा सकते हैं, है ना। तो इन शटरिंग को हम ना, इन शटरिंग को हम 16 से 24 आवर्स में हटा सकते हैं, 16 से 24 घंटे के बीच में हटा सकते हैं साइड शटरिंग। क्लियर है? मतलब वन डे सबसे पहले इसे हटा सकते हैं हम। तो 37 का आंसर हो गया साइड ऑफ द बीम, है ना। साइड ऑफ द बीम के अपन 16 से 24 घंटे मतलब एक दिन में हटा सकते हैं। तो एक और डेटा मैंने आप लोग को बता दिया है। ओके, सबसे पहले इसे हटा सकते हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? स्लम वैल्यू यूज फॉर मास कॉन्क्रीट, है ना, मास कॉन्क्रीट के लिए स्लम वैल्यू क्या होगी? ये मैंने डेटा आप लोग को बताया था, आई गेस कि मुझे याद है, जहां तक मैंने आपको ये डेटा बता रखा है। बताया था क्या? बता दो, बता दूं। अरे बताया था ना भाई, बताओ मुझे। आंसर बी बता रहे हैं। डेटा बताया नहीं बताया? मैंने बताया हूँ, मुझे मुझे जहां तक लगता है मैंने बताया हूँ क्लास में। नहीं बताया तो आप लोग बता दीजिए, बता दूंगा मैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही है नवीन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नियर बाय ऑप्शन है नवीन, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आप लोग को क्या याद रखना है अब मैं बता देता हूँ, वो चीज आप लोग को हमेशा याद रखनी पड़ेगी। चेक करता हूँ मैं कि ये सेंड हो पा रहा है कि नहीं, यदि हो जाता है तो मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ। वेट, एक एक मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि ना आपको यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ स्लम वैल्यू याद नहीं रखना है, आपको कुछ कुछ और चीज़ें भी याद रखनी है ना, कुछ कुछ और चीज़ें भी याद रखनी है। वो क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या डेटा आप लोग को और याद रखना है यहाँ से, जैसे आप लोग को कॉम्पैक्शन फैक्टर याद रखना है ना, इसकी वर्केबिलिटी कितनी होगी, है ना नवीन, इसकी वर्केबिलिटी कितनी होगी, मीडियम होगी, हाई, मीडियम होगी, मॉडरेट होगी, कितनी होगी, लो होगी इसकी वर्केबिलिटी जो है इसकी लो होगी। इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा नवीन, बिल्कुल सही नवीन, इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा नवीन, इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है वो 0.8 से 0.85 के बीच में हो जाएगा। ओके, मैं देखता हूँ ये फाइल आई है क्या, एक सेकंड रुके बस। एल्स लीव इट, मैं कल बता दूंगा वैसे आपको। बहुत काम का टेबल है वो, बहुत ही काम का मतलब, बहुत काम का मतलब बहुत ज्यादा काम का है। यदि वर्क कर जाता है देन इट्स गुड। लीव इट, लीव इट मैं आपको कल बता दूंगा। डेटा भी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं कुछ नया काम करने के लिए जाता हूँ, ये बेचारा बंद हो जाता है। ओके, तो मैं कुछ कुछ डेटा बता देता हूँ यदि। कल का क्लास ऑफ है, कल का क्लास ऑफ है, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कल ऑफ रखा गया है, तो आप लोग कल का रक्षाबंधन अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो मास कंक्रीटिंग के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, तो मास कंक्रीटिंग के अंदर पर भी आपके पास पर अलग अलग से प्रोविजंस है। एक है आपके पास और विद वाइब्रेटर भी है और एक विदाउट वाइब्रेटर भी है ना, और वहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास होगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग के पास होगा, तो मैं उस क्वेश्चन को इधर से पढ़ता हूँ, आप लोग उधर से आंसर करेंगे। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, जब तक स्क्रीन ऑन हो रही है तब तक मैं उस क्वेश्चन को वहां से कैरी कर लेता हूँ। ओके, स्लम वैल्यू फॉर मास कॉन्क्रीट जो था हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर था, प्रद्युम्न नहीं है आपके पास पर, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन से ही देख रहे हैं। तो इसका आंसर था 25 से 75 वाला, क्योंकि 20 से 50 के बीच में देखा जाता है मास कंक्रीट के अंदर पर। ओके, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्चुअल शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कंक्रीट में डिफर बाय, एक्चुअल शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में डिफर बाय। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा है आपके पास, पर इसका आंसर सीधा पता होगा आप लोग को, जिन लोग के पास होगा, है ना, डेटा जिन लोग के पास होगा। हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 39 में, 39 क्वेश्चन, 37 तो 38 तो हो गया था, 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन को देखिए, 39 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। 39 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा।
बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा ये देखिए आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको। क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था कि आपके पास पर इलास्टिक मॉडुलस है, उसके अंदर में कितना वेरिएशन अलाउड है। ये देखिए एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू में भी डिफर बाय 20%। एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास पर होगी वो किससे डिफर कर सकती है, वो डिफर कर सकती है किससे, 20 ± 20 से डिफर कर सकती है। एक्चुअल वैल्यू में भी डिफर बाय ±20%। क्लियर है, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर की ये है इलास्टिक मॉडुलस, ये आपके पास है ±20% डिफर कर सकता है। ओके अब देखिए जो मैं पिछला डेटा आप लोग को बता रहा था वो ये डेटा था, ये डेटा देखिए है ना, सभी को दिख रहा है क्लियरली, क्लियरली दिख रहा है भाई। ओके तो इस पिक्चर के अंदर पर देखिए तो मैंने आपको क्या क्या लिख के रखा है यहाँ पर कि आपके पास पर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, इसको किस नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होगी, स्लम वैल्यू क्या होगी, कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होगा, वीवी फैक्टर क्या होगा, सभी का डेटा एक साथ है ना। यहाँ पर है यूजेस, और आपको एग्जाम में यूजेस लिखे रहते हैं और यहाँ पर आपके पास पर चीजें पूछी जाती है। क्लियर है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ था, जैसे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है क्या आप लोग को, क्लियरली दिख रहा है पिछला क्वेश्चन का, सभी को, सभी को जल्दी से बताएं, क्लियरली दिख रहा है। ओके चलिए तो देखिए आपको पूछा था मैंने, जैसे बोला था मास कॉन्क्रीटिंग लाइट रीइंफोर्समेंट के अंदर पर हैंड वाइब्रेटर के साथ, और यदि वही मास कॉन्क्रीटिंग आपके पास पर, यदि आपके पास पर होती है हैवी कॉन मास कॉन्क्रीटिंग, बेसिकली यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर रेनफोर्समेंट नहीं होता है ना, रेनफोर्समेंट नहीं होता, लेकिन विदाउट वाइब्रेटर यदि आपके पास पर होता है और विद वाइब्रेटर होता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। मास कॉन्क्रीटिंग में डिपेंड करता है स्ट्रक्चर का साइज कितना है। तो यहाँ पर आपके पास पर जो है, यहाँ पर आपके पास पर स्लम वैल्यू है 25 से 50, दिख रही है आपको। ये आपका किस में आता है, कंसिस्टेंसी ड्राई होता है बहुत ज्यादा आपके पास पर, बोल सकते हैं कि फ्लो नहीं होता, सेमी फ्लूइड नहीं होता है, वेरी ड्राई भी नहीं होता है, ड्राई के अंदर पर आता है। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो है इसके पास पर, कॉम्पैक्शन फैक्टर इसका 0.8 से 0.85 के आसपास है। और यही चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही चीजें होती है एग्जाम के अंदर की, डेटा डेटा आता है और अपने को बन नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि अपन ने सभी को एक साथ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टेबल मैं आप लोग के पास पर दे रहा हूँ, तो इस टेबल का ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोग के पास सब चीज आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको जूम कर करके देखते जाना। ओके क्लियर है, क्लियर है ना सभी को, सभी को क्लियर है भाई। आगे बढ़ रहा हूं मैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। मुझे लगता है ये पार्ट आप लोग को काम आएगा, इसलिए मैं लेकर आया था आप लोग के लिए। ओके नेक्स्ट, ये इसका आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पर, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एस कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिन्होंने डी दिया है नवीन कुमार, बिल्कुल सही। मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि डी ही होगा। M30 में M बताता है मिक्स को और 30 बताता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, है ना। पिछला क्वेश्चन भी एक आपका आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके सभी लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड बाय, अभी निकाला था, अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका भी अभी थोड़ी देर पहले बताया। 42 सॉरी 41, 40 का आंसर डी, डी था, और 41 का भी आंसर क्या है, 41 का भी आंसर प्रद्युम्न, बाकी लोग भी बता रहे हैं 41 का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 41 का भी आंसर क्या है, डी है। 41 का भी आंसर डी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इसलिए मैं और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, कॉन्क्रीट इन सी वाटर शैल बी एटलीस्ट कितनी ग्रेड का होना चाहिए, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कितनी ग्रेड का होना चाहिए सी वाटर में, सी वाटर में कॉन्क्रीट कितनी ग्रेड का होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बहुत सारे सी बता रहे हैं। तो मैं वही वापस से कि आपको कुछ डेटा बताता हूँ जो आपके काम में आएगा।
हम्म, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। इसका अच्छा एक कवर वाला पार्ट है, कवर वाला पार्ट है, कवर वाला पार्ट खोल लिया मैंने, क्लॉज खोल लिया, सॉरी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ आपको, कोड के अंदर, यदि आप, मैं आपको सीधा डेटा लिख कर दिखा देता हूँ। कोड के अंदर मैं जाऊं उससे अच्छा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपके पास पर एक्सपोजर कंडीशन है ना, उसके एग्जाम्पल और कॉन्क्रीट, अभी सिर्फ कॉन्क्रीट बता रहा हूँ कि कॉन्क्रीट पूछा है। एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। एग्जाम्पल शेल्टर टू रेन, बारिश से बचाना है। यहाँ पर एक्सपोज टू रेन, बारिश से अब रोकना नहीं है लेकिन शेल्टर करना है, बचाना है। शेल्टर टू एक्सट्रीम रेन, तीव्र बारिश, मूसलाधार बारिश से बचाना है। इसमें एक और आता है आपके पास पर फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, ये भी इसके अंदर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सीवियर वाला है ना, तो सीवियर वाले को मैं सीवियर और इनको मैं पढ़ लेता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीवियर के बारे में मैं बात करता हूँ, तो सीवियर का एग्जाम्पल है आपके पास पर फुल्ली इमर्स्ड इन सी वाटर। एक और है यहाँ पर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन नॉर्मल वाटर। और यहां पर एक और है कोस्टल इन्वायरमेंट एक्सपोजर। ओके, इतनी सारी चीजें। तो आपको यहां पर जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया गया है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो दिया गया है इन सभी के अंदर पर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो इन सभी में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट माइल्ड में आपके पास पर है 20, मॉडरेट में आपके पास पर है 25, सीवियर में आपके पास पर है 30, वेरी सीवियर में है 35 और एक्सट्रीम में है आपके पास पर 40। इनके एग्जाम्पल कब बताऊंगा? जिस दिन इनका काम आएगा उस दिन इनके मैं एग्जाम्पल बता दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मैंने इसके बारे में बात किया है। क्लियर है? तो ये आप लोग को आज मैंने एक बताया, तो एक के साथ आपको और भी चीजें याद रखनी है ना। एक बताया तो एक के साथ आपको और भी याद रखनी है, सीवीआर में कौन कौन से केस आएंगे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा। इसका एक एग्जांपल एक और है, क्या है एग्जांपल? वाटर टैंक भी इसी के अंदर आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास पर, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा रिलेशन? देखिए बिल्कुल सही नवीन, बिल्कुल सही है। मैं लिखवा चुका हूँ शायद, यदि मेरी क्लास जिसने अटेंड किया होगा ना तो उसको तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। जिसने मेरी क्लास अटेंड किया, मैंने सब डेटा लिखवाता हूँ क्लास के अंदर, सब एक एक डेटा, जितना भी मैं अभी क्रीप रीप इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ सब लिखवा देता हूँ मैं क्लास में, ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाद में पढ़ना ना पड़े। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनल, हाँ जी एफएम, एफएम क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लोग बता रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं उनको ही पता होगा क्या होता है भाई। ऑप्शन बी, अरे होता है ना भाई, है ना, क्या होता है आपके पास पर? ये होता है यहाँ पर, आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पर? यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एफएम, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या? एफएम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एफसी के, और इन दोनों के बीच का डेविएशन कितना हो गया? 1.65 सिग्मा। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक प्लस दिस वैल्यू, तो हो गया कितना? एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। सर ये कहाँ से आता है, ये अपने को पूछना नहीं है ना, प्रैक्टिस करने वालों को ये बातें पता होगी, प्रैक्टिस करने वालों को ये सब चीजें पता होगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। क्लियर है? सभी लोग बताएं मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूँ मैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू स्ट्रिप ऑफ द साइड, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वाले क्वेश्चन को तो बताना पड़ेगा अब, है ना, बताना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू स्ट्रिप ऑफ द साइड फोम वर्क ऑफ आरसीसी बीम आफ्टर कास्टिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इज अबाउट। अभी बताया था साइड रेनफोर्समेंट के लिए 16 से 24 घंटे, 16 से 24 घंटे मतलब दिन कितने हो गए? 16 से 24 घंटे मतलब दिन कितने हो गए भाई? एक दिन हो गए। 16 से 24 घंटे मतलब दिन कितने हो गए? एक दिन हो गए। आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? द मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड एनी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज। हाँ जी, किससे निकाला जाता है? कल आपको बताया था, कल ही आपको बताया था मैंने, कल ही जब मॉडुलर रेशियो के बारे में बता रहा था सब, तब बता चुका हूं। आज बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल मतलब एक थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं करूंगा, और आप लोग आंसर बता देंगे मुझे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, बिल्कुल 45 का आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए जो अपन ने पढ़ चुके हैं ना, तो फिर अपने को क्वेश्चन बड़े जल्दी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, हाँ जी ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है हमेशा से किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा आई है? कंक्रीट की। क्यों? क्योंकि उसे साइड पर प्रिपेयर करते हैं। और स्टील की क्यों नहीं आती? क्योंकि फैक्ट्री में प्रिपेयर होकर आता है, इसलिए स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा कम ली जाती है। क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट का कम रहता है और स्टील का ज्यादा रहता है, इसलिए उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम ली जाती है। तो स्टील इज लोअर देन कंक्रीट, ऑप्शन बी करेक्ट है, करेक्ट है। क्वेश्चन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आईएस 456 2000 द नॉमिनल कवर फॉर द सीवियर ड्यूरेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोग को, थोड़ी देर पहले वही तो बता रहा था मैं आपको, आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को यही बता रहा था। हम्म, यही बता रहा था भाई, ये देखो नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर है ना, दिख रहा है सभी को नॉमिनल कवर किसके लिए? सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए। कितना है भाई? कितना है? कितना है? 45 है ना, 45 है। चलो जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन से पूछते हैं भाई तुम क्या पूछना चाह रहे थे। तो यहाँ पर क्या आपके पास पर आंसर क्या हो जाएगा? 45, 45 mm। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 45 mm। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ बीम शुड नॉट बी लेस देन। हाँ जी, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, क्लास में भी अपन डिस्कशन करते रहते हैं इसका, इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है भाई। ये तो कोड का प्रोविजन है, कोड का प्रोविजन है ना, कोड का प्रोविजन है। कहाँ है सर कोड का प्रोविजन? कैसे आप बोल रहे हो कोड का प्रोविजन है कि नहीं है? चलो बता देता हूँ भाई, कोड का प्रोविजन है कि नहीं है। ये कुछ बीम और स्लैब के कवर्स वगैरह हैं, ये देखिए, है ना, दिस इज एस अपॉन बी डी अपॉन 0.85 एफ वाई, दिस इज, इसके ऊपर कंडीशन लिख रखी होगी शायद, मैंने इमेज लिया है बराबर, तो ना बराबर इमेज नहीं लिया, तो ये आपके पास पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 47 और 46 में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 47 और 46 में देखेंगे, देखने को मिल जाएगा। जिन लोग को कोड का डेटा चाहिए उन लोग के लिए वो लोग कोड पर जाकर देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी व्हाट डज आरसीसी स्टैंड फॉर, ये तो बनना ही चाहिए, और ये नहीं बनाना तो कोई मतलब नहीं। अपने को प्रैक्टिस बैच छोड़कर रेगुलर बैच भी ज्वाइन नहीं करना है ना, अपन लोग को ब्रांच चेंज करवानी है ना। शादी निकाह नहीं हुआ तो शादी निकाह कर लो, कोई काम नहीं है, अपने से कुछ नहीं हो पाएगा यदि अपने को इसका मतलब नहीं पता है तो। इसका मतलब नहीं पता है ना, तो अब अपने से कुछ ना होने वाला है। शादी वादी कर लो, है ना, फैमिली वैमिली बसा लो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं होने वाला है। इसका आंसर नहीं पता तो चलिए, इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी व्हाट डज आरसीसी स्टैंड फॉर, आरसीसी का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का मुझे लगता है सभी को पता है यार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया कंक्रीट मिक्स फॉर आरसीसी इज यूजिंग आईएस कोड। अरे कौन सा आईएस कोड यूज करता है भाई? फिर से भी है, फिर से भी आंसर है, फिर से रवि, नवीन, शर्मा जी, प्रद्युम्न, है ना। फिर से क्या है? फिर से क्या है? बी ऑप्शन, फिर से बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं। दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं बस। एज पर आईएस 456 2000 मिनिमम रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर स्ट्रक्चरल यूज। मिनिमम ग्रेड, मिनिमम ग्रेड, मिनिमम ग्रेड मैं बता चुका हूं, कल भी बता चुका था। मिनिमम ग्रेड, मिनिमम ग्रेड होती कितनी? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने मिनिमम ग्रेड।
मिनिमम ग्रेड कितनी होती है 51 का। 49 का लेट आया आपका जितेंद्र। हाँ जी 51 का कितना हो गया, 51 का कितना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट, मिनिमम 20। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने, पहले भी बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का ए बता रहे हो क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 50 का ए कौन बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 का ए कौन बता रहा है? 50 का ए नहीं है जितेंद्र। क्या बोल रहा है? इन इंडिया कंक्रीट मिक्स डिजाइन, अच्छा मिक्स डिजाइन, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही है, आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। मैंने क्वेश्चन खुद अच्छे से नहीं पढ़ा। आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा भाई, वो मिक्स डिजाइन के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 को आप देखें हैं, क्वेश्चन नंबर 50 किसके लिए बारे में बात कर रहा है? मिक्स डिजाइन के लिए। मिक्स डिजाइन का कोड अभी थोड़ी देर पहले अच्छा मिक्स डिजाइन के कोड के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। दिस कोड इज फॉर मिक्स डिजाइन, है ना, ये मिक्स डिजाइन का कोड है 10262। दिस कोड इज फॉर मिक्स डिजाइन। मैंने मिक्स डिजाइन वर्ड ही नहीं देखा, ये वर्ड ही नहीं देखा मैंने, बस सिर्फ देखा डिजाइन ऑफ आरसीसी। डिजाइन ऑफ आरसीसी का 456 है, मिक्स डिजाइन का कोड है आपके पास पर 1062। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 10262 है। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी, M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट। नेक्स्ट आपके पास पर, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बताएं मुझे, आंसर बताएं। द प्रूफ स्ट्रेस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील वायर, वायर भी देख लो या फिर बार भी देख लो, वायर देख लो चाहे बार देख लो, दोनों के लिए आंसर क्या है आपके पास? 0.002 का प्रूफ स्ट्रेन, 0.002 का प्रूफ स्ट्रेन। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज, टोटल श्रिंकेज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? टोटल श्रिंकेज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? पढ़ रखा है 53 का, 53 का, 53 का बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 53 का डी नहीं है, बी है। अरे श्रिंकेज देखो ना यार, श्रिंकेज देखो ना, श्रिंकेज देख रखा है। हाँ जी, श्रिंकेज का इतना होता है। बेंडिंग की वजह से यदि कोलैप्स होता है, बेंडिंग कोलैप्स यदि होता है तो 0.0035। एक्शियल कंप्रेशन से, एक्शियल कंप्रेशन से यदि क्या होता है, कोलैप्स होता है तो 0.002। ये स्ट्रेन है, ये कॉलम का है, दिस इज फॉर कॉलम, ये कॉलम में काम आता है लेकिन हर बार नहीं आएगा काम, और दिस इज फॉर बीम, ये हर बार आएगा काम। ओके, और दिस इज फॉर श्रिंकेज, दिस इज फॉर श्रिंकेज। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो आज हमने देख लिया 53 क्वेश्चन, मैंने बोला था 51 के क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, 53 देख लिया। चलिए, और कल का है आपका ऑफ, और मनाइए आप अच्छे से राखी, रक्षाबंधन मनाएं, और हम लोग मिलेंगे परसों। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को करना है और आगे भी, और थोड़ा सा परसों से थोड़ा गाड़ी अपनी तेज बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने जो जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसी कंसेप्ट पर आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? आपका नंबर, मेरा नंबर यार, मेरा नंबर तो बड़ा आसान सा नंबर है, बहुत सारी जगह पर लगा भी मिल जाएगा आपको हालांकि, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर जल्दी से लिखना है ना, 90742 9066 90742 ओके, इस नंबर पर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ना, कॉल जब मैं टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करूं तभी कॉल करिएगा। चलिए, तब तक के लिए, तब तक के लिए, परसों तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, जहां है वहां रहे या मुरादाबाद रहे। चलिए।